चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। आज हम एक्सोस्केलेटन स्टार्ट करेंगे। एक्सोस्केलेटन ऑफ बर्ड्स। एक मिनट रुको बस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलो ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सोस्केलेटन। थोड़ा सा हमने कल इंट्रोडक्शन कर लिया था एक्सोस्केलेटन का। आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फेदर्स के बारे में। जो कल क्लास में नहीं थे, बाकी सभी अपना म्यूट कर देना, ठीक है। जो कल क्लास में नहीं थे, मैं एक बार उनको रिवाइज करा दूं कि फेदर का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। एक टिपिकल फेदर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रहे कुछ फेदर्स। जस्ट अ सेकंड। ये देख, कल कुछ फेदर्स हमने देखे हैं, राइट। ओके, स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। ये एक टिपिकल जो है विंग फेदर है, क्विल फेदर, ठीक है। टिपिकल फेदर है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेदर है और किस में हेल्प करता है? फ्लाइट में, ठीक है। तो बर्ड्स जो उड़ पाते हैं वो इसकी वजह से, क्योंकि ये एक विंग फेदर है। तो इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। ये जो मेन सेंट्रल एक्सिस है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ऊपर वाली जो डार्क कलर की है सेंटर में, दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट या फिर रेकिस। और ये जो नीचे वाली है वाइट ट्रांसपेरेंट सी होलो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एक्सिस है, इसका क्या नाम है? कैलिमस। याद आ रहा है? ऊपर वाला है शाफ्ट, नीचे वाला है कैलिमस। ये जो है हेयर लाइक सॉफ्ट सी थ्रेड लाइक बार स्ट्रक्चर्स। ये सॉफ्ट सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है? बार्ब्स, ठीक है। बार्ब्स या फिर वेन या वेक्सिलम, ठीक। शाफ्ट और कैलिमस के बीच का जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? सुपीरियर अम्बिगुलस। बीच में कोई मत बोलो, माइक ऑफ कर दो सब। दिस इज सुपीरियर अम्बिगुलस। और ये जो टिप है लास्ट की, ये क्या है? इंफीरियर अम्बिगुलस, राइट। और जो ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फेदर्स निकले हैं, ये क्या है? आफ्टर शाफ्ट। थोड़े से और क्लियर है इसमें, छोटे फेदर में ये क्या निकले हुए हैं? दीज आर आफ्टर शाफ्ट, ठीक है। इतनी बात करी थी कल हमने। सो आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फेदर्स। ओके, टाइप्स ऑफ फेदर्स में जाने से पहले, अच्छा, अब ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है अलग अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है आपस में। आप देखो, मैं इसको वैसे फेदर को खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपस में जो है कनेक्टेड है, देख सकते हो? दिख रहा है? देखो, जैसे ये टूट गया, टूट गया तो मतलब इसके बीच का जो कनेक्शन था वो टूट गया। अदरवाइज ये सारे के सारे कनेक्टेड है। क्लियरली दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से। अब जैसे ये वाला है, इसमें ये बीच के कनेक्शंस टूटे हुए हैं, तो ये अलग अलग हो गए। इसमें सब जुड़े हुए हैं, पूरा कंप्लीट फेदर है ये, ठीक है ना। तो ये जो बीच में बार्ब्स के बीच में जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो कनेक्शन है, इंटरलॉकिंग कनेक्शन है, मतलब बहुत टाइटली लॉक्ड नहीं है, बट एक एक हल्का सा लॉक है इन बार्ब्स के बीच में, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है ये जरूरी है विंग जो फेदर है उसको कंप्लीट करने के लिए। और कंप्लीट रहेगा तो ही वो उड़ सकेगा। अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो फेदर्स डिटैच हो जाएंगे, फेदर्स अलग हो जाएंगे
या और उड़ने में भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, सभी बर्ड्स में इस तरह का इंटरलॉकिंग कनेक्शन नहीं मिलता, लेकिन हम पिजन की बात कर रहे हैं, तो पिजन की फेदर में आप देख सकते हो इस तरह का इंटरलॉकिंग कनेक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, ये बार्ब्स कनेक्टेड है। अब बार्ब्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ, अब देखो, ये जो बार्ब्स हैं, बार्ब्स को थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये बार्ब्स हैं, ये जो मैं रेड रेड लाइंस लगा रही हूँ, यही है बार्ब्स। और देख रहे हो किस तरह से बीच में कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है, ये किसका कनेक्शन है? ये कनेक्शन है बारब्यूल्स का। बारब्यूल्स, ये और एनलार्ज देखो, ये एक सिंगल बार्ब है और ये ऊपर ऐसे ऐसे जा रहे हैं बारब्यूल्स, ऊपर और नीचे। तो इस तरह से ये इंटरलॉक हो रहे हैं। बार्ब्स के आगे डिवीजन है बारब्यूल्स का। और जो बारब्यूल्स हैं, ऊपर वाले बारब्यूल्स जो हैं, वो उनमें छोटे छोटे से हुक्स हैं। छोटे छोटे से क्या हैं? हुक्स। ये हैं हुक्स, जिनको हुकलेट्स भी बोलते हैं या हुक्स भी बोलते हैं। ठीक। और जो नीचे साइड वाले बारब्यूल्स हैं, वो थोड़े से कर्व्ड हैं। ठीक है, ये देखो फिर से सुनो। एक बार ये है, ऊपर वाले हो गए सारे के सारे हुक्ड, और नीचे वाले लाइट कलर के ये सारे हो गए कर्व्ड। ठीक, ये बार्ब नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। इसके ऊपर वाले हो गए हुक्ड, इसके नीचे वाले हो गए कर्व्ड। तो अब ये हुक्ड और कर्व्ड आपस में क्या हो गए? इंटरलॉक हो गए, है ना? आपस में क्या हो गए? इंटरलॉक हो गए। So this interlocking mechanism is important, ताकि फेदर जो है वो पूरा एक फ्लैट बन जाए, फ्लैट सरफेस बन जाए। ठीक है ना? ये ऐसे क्या हो गए? सारे इंटरलॉक हो गए। तो आपको ये लगता ही नहीं कि इसमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है, बट आप इसको जूम करके देखते हैं, अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हमें दिखता है बार्ब्स, बारब्यूल्स और हुक्स, ये हमें नजर आते हैं। तो ये पूरा फ्लैट सरफेस बन जाता है। ठीक है, ताकि एयर को स्ट्राइक कर सके, उड़ने में इजीली हेल्प कर सके। अब ये फेदर्स जो है अगर टूट जाएंगे, बार्ब्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म टूट जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से उड़ने में प्रॉब्लम आएगी। और उस केस में ज्यादातर क्या होता है, वो फेदर अलग हो जाता है, ये फेदर्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जो है इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, ये आपको ऑस्ट्रिच और कीवीज के बर्ड्स में नहीं मिलता। ऑस्ट्रिच और कीवी के बर्ड्स में नहीं मिलता, इसलिए वो उड़ नहीं पाते। उनके फेदर्स भी इतने स्ट्रांग नहीं होते। और एक रीजन ये भी है कि उनके फेदर्स में इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, आई बात सबको समझ में?
चलिए आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस नाउ काइंड्स ऑफ फेदर्स। कितने तरह के फेदर्स हैं देखो। क्विल फेदर्स, फाइलोप्लूम्स, डाउन फेदर्स, रिक्टल ब्रिसल्स और पाउडर डाउन फेदर्स। ये मेनली 5 तरह के फेदर्स होते हैं और इसके अलावा अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग और वैरायटी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्विल फेदर्स के बारे में। क्विल फेदर्स, क्विल फेदर्स को डिस्कस करते हैं। क्विल फेदर्स जो हैं वो आगे थोड़े से पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। रेमाइजेस, रेक्ट्राइसिस, कोवर्ट्स एंड कंटूर्स, ये सारे के सारे क्विल फेदर्स हैं। रेमाइजेस तो प्रेजेंट होते हैं विंग्स में। ठीक है, रेमाइजेस प्रेजेंट होते हैं विंग्स में और इनको हम विंग क्विल्स भी बोलते हैं, विंग क्विल्स। ठीक है, तो ये उड़ने के ही काम आते हैं, विंग्स में प्रेजेंट हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं रेमाइजेस और उड़ने के काम आते हैं। तो देयर आर 23 रेमाइजेस ऑन अ विंग। एक विंग पे 23 रेमाइजेस होते हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको फेदर दिखाया था वो क्या था, क्विल फेदर था और विंग का ही फेदर था। ठीक है, तो ये जो 23 फेदर्स हैं ये 4 आर्म, अपर आर्म और हैंड में थोड़े थोड़े डिवाइडेड रहते हैं। इसमें से जो 12 रेमाइजेस हैं वो रहते हैं 4 आर्म में। 6 रेमाइजेस जो हैं वो अटैच रहते हैं मेटाकार्पल से और बाकी की 5 रहते हैं अटैच्ड डिजिट्स से। तो इस तरह से डिवीजन रहता है इनका ऊपर वाली आर्म्स में। ठीक है, तो 23 रेमाइजेस ऑन ईच साइड। क्लियर। नेक्स्ट है रेक्ट्राइसिस। रेक्ट्राइसिस जो है वो टेल पे प्रेजेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यूरोपाइजियम के पास में। बताया था ना मैंने, यूरोपाइजियम के पास में। और वहीं पे प्रेजेंट होगा क्या, ग्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। ठीक है, तो टेल क्विल्स जो है वो क्या कहलाती हैं, रेक्ट्राइसिस। फिर आते हैं कोवर्ट्स। कोवर्ट्स जो होते हैं वो विंग्स और टेल्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये थोड़े छोटे साइज के होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेस पे। विंग्स और टेल्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं कोवर्ट्स। तो जो विंग के कोवर्ट्स हैं वो अपर और अंडर विंग कोवर्ट्स कहलाते हैं और जो टेल के कोवर्ट्स हैं वो अपर और अंडर टेल कोवर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, अपर और अंडर मतलब ऊपर और अंदर वाली साइड, ऊपर और नीचे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटूर्स। कंटूर्स जो है वो पूरी बॉडी को ही कवर करते हैं, जनरली पूरी बॉडी को कवर करते हैं कंटूर्स। तो ये बहुत ही छोटे हैं और बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे वूल लाइक्स हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट फेदर्स जो बोलते हैं जिनको कंटूर्स, जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, तो कंटूर्स के जो बारब्यूल्स हैं वो बहुत ही पोअरली डेवलप्ड हैं, poorly developed barbules in contours। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। ये दिखाया हुआ डिवीजन करके 23 डेमाइजेस को 12, 11 और 5 में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। यू डोंट नीड टू मेक दिस डायग्राम। ठीक है, ये टेल कोवर्ट्स हैं, ये रेक्ट्राइसिस हैं, टेल क्विल्स। कोवर्ट्स देख रहे हो आप, बेस पे प्रेजेंट है छोटे छोटे से। ठीक है, ये सारा मैंने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइप है फाइलोप्लूम्स। फाइलोप्लूम्स, फाइलोप्लूम्स जो है वो हेयर लाइक डेलिकेट से स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें जो कैलिमस है वो थोड़ा सा छोटा रहता है, मतलब वो जो वाइट पार्ट था ना नीचे का, नीचे वाली एक्सिस वो थोड़ी सी छोटी है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू द क्विल्स। ये देखो बिल्कुल छोटी सी ही है। जो मैंने आपको छोटा वाला फेदर दिखाया था, आप कह सकते हो वो क्या है, फाइलोप्लूम है, छोटा वाला फेदर। याद आ रहा है,
स्क्रीन शेयरिंग जब बंद करूंगी मैं फिर से दिखा दूंगी छोटा सा फाइलोप्लूम है और कहाँ पे प्रेजेंट है, इधर नेक वाले रीजन। फिर है डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स जो है उनका शाफ्ट बहुत छोटा है और मतलब एक तरह से प्रेजेंट नहीं है, बट कैलेमस इज प्रेजेंट। ठीक है, शाफ्ट बहुत ही ज्यादा छोटा है बट कैलेमस प्रेजेंट है और उसके ऊपर से इस तरह का टफ्ट निकलता है, ऊपर से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, टफ्ट ऑफ बार्ब्स। तो क्विल फेदर से तो ये बहुत ही ज्यादा अलग रहते हैं डाउन फेदर्स। तो डाउन फेदर्स की क्या खास बात है, ये डाउन फेदर्स जो है ना ये मिलते हैं यंग बर्ड में। यंग बर्ड में जब फेदर्स आने शुरू होते हैं ना तो वो ऐसे आते हैं यंग बर्ड्स में, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेस्टलिंग डाउन फेदर्स। पूरी बॉडी पे होते हैं ये छोटे छोटे फेदर्स, अभी आने शुरू ही होते हैं यंग वंस। ठीक है ना, तो एडल्ट हो जाता है जब पिजन बड़ा हो जाता है एडल्ट पिजन के अंदर, तो ये जो नेस्लिंग डाउन फेदर्स हैं ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे बताओ मुझे। जो पूरी बॉडी पे थे ना फेदर्स, क्या नाम था उनका, कंटूर फेदर्स। यस, तो ये नेस्लिंग डाउन फेदर्स एडल्ट पिजन में रिप्लेस हो जाएंगे कंटूर से। ठीक है, फिर कंटूर्स जो है वो फिर पूरे टाइम रहते हैं। सो ये भी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है नेस्लिंग डाउन फेदर्स, सिर्फ यंग वंस में। जैसे ही पिजन बड़ा होता है तो ये कंटूर फेदर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पाउडर डाउन फेदर्स। पाउडर डाउन फेदर्स जो है वो पिजन्स में नहीं मिलते हैं, वो भी एडल्ट स्टेज में ही देखने को मिलते हैं। रेक्टल ब्रिसल्स क्या होते हैं, रेक्टल ब्रिसल्स जो है वो थोड़े से स्टिफ हैं, टाइट से हैं और बिल पे मिलते हैं, बेस ऑफ द बिल, नेक, पीक के पास, पीक के पास मिलते हैं रेक्टल ब्रिसल्स। थोड़े से स्टिफ से फेदर्स हैं। ठीक है, ये ज्यादातर उन बर्ड्स में होते हैं जो जिनकी बीक थोड़ी सी लॉन्ग है, फ्लाई कैचर्स होते हैं जो ज्यादातर इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, उनकी बीक्स पे मिलते हैं रेक्टल ब्रिसल्स। और भी बहुत सारे तरह के फेदर्स होते हैं। ठीक है, जो पिजन्स में तो नहीं है, तो पिजन्स में यही यही मेन फेदर्स। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम ओवरऑल फेदर्स की बात करें, कि पिजन के ओवरऑल फेदर्स की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूमेज। राइट, याद आ रहा है, प्लूमेज। प्लूमेज मीन्स पूरा ओवरऑल फेदर्स। अब इस फेदर्स की अरेंजमेंट कैसी है उस टर्म को बोलते हैं टेरिलॉसिस। टेरिलॉसिस मतलब कि ये फेदर्स बॉडी पे अरेंज्ड कैसे कैसे हैं। सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज टेरिलॉसिस। उससे ही आया है ये वर्ड, पोटेजियम से ही टेरिलॉसिस, पी साइलेंट है उसी से ही वर्ड आया। ठीक है, फिर से पिजन के आपको फेदर्स दिए हुए हैं, हेड पे, नेक पे, शोल्डर पे, पूरी बॉडी पे ही प्रेजेंट है। अब एक ऐसा हिस्सा है पिजन का जहाँ पे फेदर्स नहीं है और सिर्फ स्केल्स प्रेजेंट है। वो कौन सा बॉडी पार्ट है, हाइंड लिम्ब। लेग्स में। यस करेक्ट, लेग्स, हाइंड लिम्स, टोज और हाइंड लिम्स पे फेदर्स नहीं है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक है, बताओ मुझे इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ये डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, टेरिलॉसिस किस तरह का अरेंजमेंट है, ये बनाना नहीं है आपको, बस समझने के लिए है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अ डाउन फेदर। डेवलपमेंट ऑफ अ डाउन फेदर, दो डेवलपमेंट्स हैं बट हम एक ही पे फोकस करेंगे, एक ही हमें करना है। डाउन फेदर्स कौन से थे, जिनका शाफ्ट बहुत छोटा था और कैलेमस दिखाई देता था, और साथ में क्या था, जो बार्ब्स थे उसका टफ बन जाता था, ऊपर एक गुच्छा सा बन जाता था बार्ब्स का। फिर से दिखा देती हूँ, याद कर लो, डाउन फेदर्स, ये वाले डाउन फेदर्स। ठीक है ना,
क्योंकि डेवलपमेंट तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, यंग वंस में यही पहले आते हैं डाउन फेदर्स। थोड़ा सा डेवलपमेंट को देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए डाउन फेदर। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इन फेदर्स की? ये स्टार्ट हो रहे हैं डर्मिस से, ठीक है ना। डर्मिस से ये स्टार्ट हो रहे हैं। फेदर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डर्मिस से। तो पहले जो एक स्किन जो है वो बहुत ही डेलिकेट है, तो वो वहां पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो बन जाती है डर्मल पेपिला। क्या बन जाती है? डर्मल पेपिला। डायग्राम में देखते जाओ, डर्मल पेपिला बन गया। अब यही डर्मल पेपिला जो है वो साइज में बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे सेल्स बनते जाएंगे। तो अब इस डर्मल पेपिला में कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू भी आके इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ताकि और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता रहे और ये स्ट्रक्चर इंक्रीज होता रहे। तो जब ये सारी की सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं तो वो कहलाता है फेदर पल्प। क्या कहलाता है? फेदर पल्प या डर्मल पल्प। फिर फेदर पल्प और ज्यादा ग्रो होता रहता है, फिर इलोंगेट हो जाता है, धीरे धीरे करके इस तरह से इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। और ये इलोंगेट होने के बाद जैसे हेयर फॉलिकल होता है ना, हेयर फॉलिकल निकलना शुरू होता है, जैसे हमारे स्किन पे हेयर्स निकलते हैं एक एक फॉलिकल में से, ऐसे ही एक एक फेदर निकलना शुरू होता है। तो ये बन जाता है फेदर फॉलिकल। बीच में सेंटर में इसके क्या रहता है? बिल्कुल वही डर्मल पल्प, जहां से उसको ब्लड मिलता रहता है, नर्व सिग्नल्स भी मिलते रहते हैं, और ये बाहर की तरफ इलोंगेट होने लग जाता है। एपिडर्मिस से होता हुआ ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये पहले सबसे स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा बार्ब्स का। बार्ब से ही इसकी बनने की शुरुआत होती है। तो इस तरह से जो बार्ब्स हैं वो बनते जाते हैं, और बार्ब्स के बीच में इंटरलॉक मैकेनिज्म भी धीरे धीरे बनना शुरू होता है जब बर्ड जो है एडल्ट स्टेज में जाता है। सो ये देखो, जैसे जैसे ही बाहर की तरफ इलोंगेट होता गया और इसको नीचे से स्किन में से ही न्यूट्रिशन मिलता गया, तो ये क्या बन गया? टफ्ट। टफ्ट बन गया। यही तो है डाउन फेदर्स। देख रहे हो किस तरह से बार्ब्स क्या है? टफ्ट बन गए। और सिमिलरली उसके बाद क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल आता है, फेदर कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से रैकिस पूरा बन जाता है। ये बार्ब्स हो गए। फिर बार्ब्स में धीरे धीरे इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म आ जाता है, और ये पूरा वही स्ट्रक्चर, नीचे कैलेमस बड़ा हो जाता है, ऊपर रैकिस हो गया, और ये लोअर अम्बिकुलस और ये सुपीरियर अम्बिकुलस, ठीक इस तरह से डेवलप हो जाता है। बस ये याद रखना है कि एक डर्मल पेपिला बनता है, उसी डर्मल पेपिला के थ्रू ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स निकलते हैं, तो ताकि वो उसको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहे। तो यही स्ट्रक्चर धीरे धीरे इलोंगेट होकर बाहर की ओर निकलने लगता है। तो ये जो मेच्योर डाउन फेदर होगा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, होगा किसमें? यंग बर्ड्स में। और फिर फाइनली जब एडल्ट स्टेज में आएगा तो यही डाउन फेदर किसमें रिप्लेस हो जाएगा? कंटूर से। इससे रिप्लेस हो जाएगा कंटूर से, ये जो पूरी बॉडी को कवर कर। आ गई इतनी बात समझ? और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेन मेन हमने डेवलपमेंट को कर लिया है। तो बर्ड्स में आपने देखा होगा, बर्ड्स जो है वो मोल्टिंग भी शो करते हैं। मोल्टिंग का क्या मतलब है? एक्डाइसिस। मोल्टिंग का क्या मतलब है? एक्डाइसिस। थोड़े थोड़े टाइम पे जो फेदर्स है ना गिरते रहते हैं। क्यों गिरते रहेंगे? कुछ ना कुछ इसमें खराबी आ गई, ये खराब हो गए, या धूल मिट्टी हो गई, डस्ट पार्टिकल्स हो गए। ऑल्दो वो टाइमली क्लीनिंग करते रहते हैं बर्ड्स, लेकिन फेदर्स जो है वो शेड करते रहते हैं, फेदर्स गिरते रहते हैं और नए फेदर्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक। इसलिए आपको आसपास कभी कभी बर्ड्स उड़ते हैं तो एकदम से उड़ने की वजह से भी फेदर्स अलग हो जाते हैं, इसलिए आसपास आपको फेदर्स गिरे हुए मिलते हैं। इसी तरह से पीकॉक के फेदर्स आपने देखे हैं कितने, उनके पीकॉक के फेदर्स बहुत बड़े हैं, तो वो भी जो है
अलग हो जाते हैं और फिर नए फेदर्स आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा चलते हैं पिगमेंटेशन पे। अब जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही कलरफुल हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि जिनके फेदर्स हैं वो बहुत कलरफुल हैं, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हैं जो कलर बर्ड के फेदर्स को कलर प्रोवाइड करेंगे। पिगमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ब्लैक, रेड, ब्राउन, येलो। तो लाइट जो जिस वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो दूसरी वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो कलर हमें दिखाई देगा। इस तरह से जो है मेनली जो है पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के फेदर्स में। ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर जो है अलग अलग हमें बर्ड्स के कलर्स देखने को मिलते हैं। फेदर्स के यूजेस लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। क्या यूजेस हैं? सबसे पहले तो वो उसको उड़ने में मदद कर रहे हैं, फ्लाइट एडेप्टेशन। बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। ठीक है। और स्पेशली हमने देख लिया आज, ड्यू टू इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट। ये जो इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट है ये फ्लाइंग बर्ड्स में होना बहुत जरूरी है, तभी एक फेदर जो है पूरा फ्लैट सरफेस बन पाएगा और तभी वो एयर को स्ट्राइक कर पाएगा पीछे की तरफ और बर्ड आगे की तरफ उड़ पाएगा। ठीक है ना, जैसे आप पानी में बोट चलाते हो, इसे चप्पू से पकड़ के चलाते हो तो पीछे की तरफ पानी जाता है और बोट आगे की तरफ जाती है। ऐसे ही बर्ड्स फेदर्स को यूज करते हैं। ठीक है। हीट रिटेंशन, बॉडी की हीट को लॉस नहीं होने देते जल्दी से, अपना इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। ठीक है। प्रोटेक्ट करते हैं उनको बाहर की चीजों से, क्योंकि बर्ड्स जो है वो वाटर प्रूफ है। जो फेदर्स हैं, बर्ड्स के जो फेदर्स हैं वो वाटर प्रूफ है, तो जल्दी से खराब भी नहीं होते। कैमोफ्लैज, कुछ बर्ड्स के पास पावर है कि वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिगमेंटेशन। गिरगिट में, रेप्टाइल्स में हमने डिस्कस किया था, कुछ वैसा ही मैकेनिज्म चलता है यहाँ पे भी, कि वो किस तरह से सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल में भी डिफरेंस होता है उनके फेदर्स पे। तो बहुत अच्छा एग्जांपल्स है पीकॉक का। पीकॉक जो है, मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस है। जो मेल पीकॉक है वो बहुत ही कलरफुल है, जैसा कि हम जानते हैं, और जो फीमेल पीकॉक है, पीहन बोलते हैं जिसको, उसके जो फेदर्स हैं वो बहुत ही डल है, बहुत ही डार्क और डल है। ठीक है ना, मेल पीकॉक जैसे कलरफुल फेदर्स नहीं है। कुछ बर्ड्स अपने फेदर्स को नेस्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एक्सोस्केलेटन। यहाँ पे हमारा एक्सोस्केलेटन कंप्लीट होता है। एक सेकंड।